स्कॉटलैंड यूके। शाम का सुहाना मौसम था। धीमी धीमी सी हवाएं चल रही थीं। बाहर कुछ लोग मौसम का आनंद ले रहे थे। तभी कुछ ऐसा हुआ कि मानो सबकी धड़कनें थम सी गई हों। अचानक आसमान से बारिश होने लगी। यह बारिश खून और लाशों की थी। कुछ ही सेकंड में हुआ एक ऐसा धमाका और फिर सब कुछ एक आग के गोले में बदल गया। क्या थी पूरी कहानी? कैसे आसमान से खून की हो रही थी बारिश? आइए जानते हैं इस पूरी कहानी के बारे में। 21 दिसंबर 1988 बोइंग 747 का एक विमान पैन एम 103 फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट जर्मनी से उड़ान भरकर हीथ्रो एयरपोर्ट पर लैंड करता है, जिसे अपनी अगली उड़ान जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए भरनी है। प्लेन में 243 पैसेंजर के 716 क्रू मेंबर सवार होने लगे। प्लेन को 55 वर्षीय कैप्टन जेम्स उड़ाने वाले थे, जिनके पास कुल 11,000 घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था, और फर्स्ट ऑफिसर के तौर पर कैप्टन का साथ 52 वर्षीय रेमंड आर वागनर दे रहे थे, जिनके पास कुल 12,000 घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। वैसे तो आमतौर पर प्लेन को उड़ाने के लिए 2 पायलट्स की जरूरत होती है, लेकिन यह फ्लाइट बहुत लंबी होने वाली थी, इसलिए इस फ्लाइट को 46 वर्षीय फ्लाइट इंजीनियर जेरी डी अवरिट ने भी ज्वाइन किया, जिनके पास कुल 8,000 घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। शाम के करीब 6 बजे प्लेन टैक्सी वे से होते हुए रनवे पर पहुंचता है और लगभग 6:25 पर इस प्लेन ने एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया। हालांकि इस प्लेन को 6 बजे ही टेक ऑफ कर जाना था। खैर, प्लेन में सब कुछ सही चल रहा था, सिवाय आधे घंटे प्लेन की देरी के। एटीसी लगातार इस प्लेन से संपर्क बनाए हुए थे। प्लेन के अंदर खुशनुमा माहौल था, और हो भी क्यों ना, बस 4 दिन बाद क्रिसमस जो था। इसी क्रिसमस के मौके पर एक अमेरिकन व्यक्ति अपने पत्नी को सरप्राइज देने के लिए बिना बताए घर जा रहे थे। धरती से 31,000 फीट ऊपर पैन एम फ्लाइट 103 500 किलोमीटर की स्पीड से जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहा था। एटीसी ने आगे के रूट क्लियरेंस देने के लिए पैन एम फ्लाइट से कांटेक्ट किया, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। पैन एम फ्लाइट से रिस्पांस न मिलने पे एटीसी टावर में बैठे कर्मचारी सोचते हैं कि हो सकता है पायलट्स बिजी हो, इसलिए उन्होंने फिर से पैन एम फ्लाइट से कांटेक्ट किया, लेकिन इस बार भी उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। तुरंत ही उन्होंने रडार पर गौर किया, लेकिन यहाँ बहुत ही अफसोस की बात थी कि प्लेन रडार पर भी नहीं दिखाई दे रहा था। आखिर कहाँ गया है प्लेन? घड़ी की हर एक टिक टिक किसी अनहोनी की तरफ इशारा कर रहा था। अब करीब 1 घंटे बाद वह इशारा हकीकत में बदल गया। अलग अलग शहरों से, अलग अलग हिस्से से यह खबरें आने लगी कि आसमान से प्लेन के टुकड़े, खून और मांस गिर रहे हैं। इस खौफनाक मंजर को देखकर पूरी दुनिया सहम सी गई। उधर 2 साल की बच्ची की मां यह प्रार्थना कर रही थी कि हादसे में मारे गए सभी लोगों के आत्मा को शांति मिले। उस औरत को कहां पता था कि उस प्लेन में उसका हस्बैंड भी सवार था, जो क्रिसमस के मौके पर सरप्राइज देने के लिए आ रहा था। न जाने उस शाम कितने घरों के दिए बुझ गए। क्रिसमस की वह खुशी आंसुओं में बदल गए। इतना ही नहीं, प्लेन का मलबा गिरने से धरती पर मौजूद 11 लोगों की भी जान चली गई। यानी कि इस हादसे में कुल 270 लोग मारे गए, जिनमें से सिर्फ 190 अमेरिकन नागरिक थे। इसके अलावा इस प्लेन में 3 इंडियन भी मौजूद थे। बाकी के बचे पैसेंजर अलग कंट्री से थे। यह हादसा 31,000 फीट की ऊंचाई पर हुआ, इसलिए यह प्लेन गिरते गिरते कई टुकड़ों में बट गया। दर्जनों हेलीकॉप्टर ने 2000 किलोमीटर की स्क्वायर तक चप्पा चप्पा छान मारा प्लेन का मालवा ढूंढने के लिए, प्लेन के टुकड़ों को चुन चुन कर ढूंढने के लिए। इवन कई हेलीकॉप्टर में थर्मोग्राफिक कैमरा भी फिट किया गया, जिसे हम इंफ्रारेड कैमरा भी कहते हैं। ये बेसिकली हिट को सेंस कर लेता है और ये बता देता है कि यहाँ कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि गर्म है। ये ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। प्लेन अगर 31,000 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरेगा तो जाहिर से बात है कि फ्रिक्शन की वजह से प्लेन के टुकड़े काफी गर्म हो जाएंगे। अगर यह टुकड़ा किसी जंगल या झाड़ियां में गिर जाए तो इन सारे टुकड़ों को खोज पाना नामुमकिन हो जाएगा। इस समय में थर्मल कैमरा की वजह से आसानी से उन टुकड़ों को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पैन एम फ्लाइट की 4 मिलियन टुकड़े जमा किए गए। कई टुकड़े बड़े आकार का था तो कई सारे बेहद छोटे छोटे टुकड़े थे, और 10,000 टुकड़े ऐसे थे जिसे आइडेंटिफाई कर लिया गया कि यह प्लेन का किस भाग का हिस्सा है। इन्वेस्टिगेशन की टीम हैरान थे कि आखिर इस प्लेन के साथ क्या हुआ था,
कि कैसे या प्लेन 40 लाख टुकड़ों में बट गया। इन्वेस्टिगेटर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन इस कुछ में भी बहुत कुछ नजर आने लगा था। प्लेन के साथ कुछ भी हो जाए, प्लेन का फ्यूल खत्म हो जाए, इंजन फेल हो जाए, ये प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, तब भी इतना भयानक हादसा नहीं होगा। अगर हो भी जाए तो एक छोटे से एरिया में प्लेन का मलबा सीमित रहेगा। प्लेन का मलबा सैकड़ों किलोमीटर में तभी फैल सकता है जब प्लेन हजारों फीट ऊपर चूर चूर हो जाए। प्लेन इतने ऊपर चूर चूर तभी हो सकता है जब प्लेन में कोई स्ट्रक्चर फेलियर हो जाए, जैसा कि फ्लाइट 611 के साथ हुआ था। इस फ्लाइट में एक क्रैक था जिसको कई सालों तक इग्नोर किया गया था, और धीरे धीरे इसका क्रैक बढ़ता ही गया, और फिर एक दिन इसका टेल ही हवा में उखड़कर अलग हो गया, और इसके बाद प्लेन चूर चूर होकर धरती के तरफ गिरना शुरू हो गया। हो सकता है पैन एम फ्लाइट में भी किसी तरह का कोई डैमेज रहा होगा, जिसकी वजह से यह प्लेन भी हवा में चूर चूर हो गया। इसका जवाब पाने के लिए प्लेन के टुकड़ों का छानबीन किया जाने लगा। प्लेन के जमा किए गए टुकड़ों को वापस से एक हैंगर में लटकाया गया ताकि यह पता चल सके आखिर गड़बड़ी कहां से हुई। इन्वेस्टिगेशन टीम ने जितने भी पार्ट को आइडेंटिफाई कर पाई, उन सभी को हैंगर में लटका दिया। यहां पर उन्हें एक सुराग मिला। उन्होंने पाया कि प्लेन के अगले भाग के कार्गो होल्ड में, जहां यात्रियों का सामान रखा जाता है, वहां 20 इंच का ऐसा बैंड दिखाई दिया जो सारे टूटे हुए पार्ट से बिल्कुल अलग था। ये कुछ स्टारबक्स जैसा था। स्टारबक्स को हम समझे तो इसका केंद्र का पार्ट ये दर्शाता है यहाँ पर किसी तरह का ब्लास्ट हुआ है, जबकि यह लाइन बताता है कि इस ब्लास्ट की एनर्जी चारों तरफ बराबर फैली हुई है। इसके अलावा जो बैंड था वो बाहर की तरफ था। इसका मतलब ये है कि कोई अंदर से हाई एनर्जी के साथ अटैक किया हो, तभी बाहर की तरफ ऐसा बैंड दिखाई देगा। इन सारे पैटर्न्स की जांच के बाद इन्वेस्टिगेशन की टीम इस नतीजे तक पहुंच गए कि हो ना हो प्लेन पर कोई एक्सप्लोसिव रखा गया था। इस बात को पुख्ता करने के लिए एक टेस्ट किया गया। उन्होंने एक छोटे से सूटकेस में बम डालकर प्लेन के उस हिस्से में रख दिया और फिर ब्लास्ट करवाया गया। नतीजा ऑलमोस्ट सेम था। इससे यह पता चल गया कि यह बम ब्लास्ट का ही केस है, और यह भी पता चल गया कि उस बम का आकार इतना छोटा रहा होगा कि आसानी से उसे किसी भी सूटकेस में डाला जा सके। लेकिन यहाँ पर दिक्कत यह हो गई कि प्लेन में ये बम जहां ब्लास्ट हुआ वहां पर बहुत सारा सूटकेस रखा गया होगा। अगर ये पता चल जाए कि उन सारे सूटकेस में इकलौता सूटकेस कौन सा था जिसमें एक्सप्लोसिव रखा गया था, तो पूरे केस की काया ही पलट सकती थी। खैर, ये जो प्लेन में लोड हो रहा है, ये है कंटेनर। इन्हीं कंटेनर में यात्रियों का सामान रखा गया था। यानी कि अगर किसी तरह कंटेनर का पता चल जाता तो इस कंटेनर में किसका सामान है यह आसानी से पता चल जाता, क्योंकि सारे यात्रियों के नाम को नोट कर लिया जाता है ताकि वह जब एयरपोर्ट पर उतरे तो उसके सामान को वापस किया जा सके। इसलिए यह पता लगाना जरूरी हो गया कि किस कंटेनर में ब्लास्ट हुआ था। इसका पता एक तरीके से लगाया जा सकता था। प्लेन के जिस हिस्से में या ब्लास्ट हुआ उसके ठीक सामने किस कंटेनर को रखा गया था। लेकिन अफसोस, उस पार्टिकुलर कंटेनर का पता लगाने का कोई भी रास्ता नहीं था, क्योंकि कार्गो होल्ड में कोई भी कैमरा नहीं था। इसके अलावा दिक्कत यह भी थी कि प्लेन में बहुत सारे कंटेनर को लोड किया जाता है। जो ग्राउंड हैंडलिंग क्रू होता है वह रोज रोज सैकड़ों कंटेनर को प्लेन में लोड करता है, और इन कंटेनर्स का नाम भी अजीब अजीब होता है, जैसे कि AVN 7625, AVN 4041। ऐसे में ग्राउंड क्रू को भी यह याद नहीं रहता कि मैंने कौन से नंबर के कंटेनर को प्लेन के किस हिस्से में रखा। इसीलिए ग्राउंड क्रू को भी यह नॉर्मली पता नहीं होता कि किस कंटेनर को मैंने किस जगह पर रखा। लेकिन फिर भी इन्वेस्टिगेशन की टीम उम्मीद लगाकर ग्राउंड क्रू के पास पहुंच गए, और यहां पर हुआ एक इंसिडेंट जिसकी वजह से इस केस में एक बहुत बड़ा मोड़ ले लिया। ग्राउंड क्रू ने 100% यकीन से कहा, जहां पर बम फटा वहां पर मैंने AVN 4041 को ही रखा था। जब उनसे पूछा गया कि भाई इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि तुमने वही कंटेनर वहां पर रखा था, तो उन्होंने जवाब दिया, कंटेनर 4041 मुझे अच्छे तरीके से याद है, क्योंकि मेरा जन्म 1940 में हुआ, जबकि मेरी पत्नी का जन्म 1941 में हुआ। यही वजह है कि कंटेनर 4041 मुझे अच्छे तरीके से याद है कि मैंने उसे कहां पर रखा था। दोस्तों, इस केस ने एक नया मोड़ तो लिया, लेकिन यह ज्यादा दिन तक टिका नहीं,
जिन जिन लोगों का सामान था उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड भी चेक किया गया, लेकिन वह सारे लोग आम लोग थे। किसी का भी कोई संगठन से ताल्लुक नहीं था और ना ही कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड। उधर इन्वेस्टिगेशन की एक दूसरी टीम ने 56 सूटकेस के टुकड़ों को जमा किया। इन टुकड़ों में ज्यादातर कपड़ा ही थे, लेकिन कुछ चीजें जो थोड़ा अजीब था। इन टुकड़ों में छोटे बच्चों का बहुत सारे कपड़े मिले। सबका साइज अलग अलग था, जबकि प्लेन में कोई भी बच्चा सफर नहीं कर रहा था। इसके अलावा एक छाता भी मिला और एक टूटा हुआ रेडियो कैसेट प्लेयर के साथ साथ कुछ सर्किट बोर्ड। अब इस केस ने एक नया मोड़ ले लिया। इन्वेस्टिगेशन की एक दूसरी टीम ने 56 सूटकेस के टुकड़ों को जमा किया, जो ठीक उसी के आसपास थी जहां पर ब्लास्ट हुआ। इन्वेस्टिगेटर का ज्यादा शक रेडियो पर था। यह रेडियो तोशिबा कंपनी का था, जो कि मेड इन जापानीज है, लेकिन बिकती पूरी दुनिया में है। इन्वेस्टिगेटर टीम ने कंपनी से संपर्क किया। कंपनी ने कहा कि यह तो रेडियो का टुकड़ा हमारे ही कंपनी का है, लेकिन ये जो सर्किट बोर्ड है ये हमने नहीं बनाया। ये तो बहुत ही चौंकाने वाली बात थी। मतलब कि हो या ना हो, इस रेडियो प्लेयर के अंदर ही बम को छुपाया गया होगा। उधर उन कपड़ों की जांच हो रही थी। उन कपड़ों में से एक कपड़े पर लिखा हुआ था योर की। ये एक कपड़े बनाने वाले कंपनी का नाम था और इस कंपनी के कपड़े सिर्फ लीबिया और माल्टा में मिलता था। ये एक पहला ऐसा क्लू मिला जिसका कनेक्शन सीधा लीबिया से था। खैर, मलबे में छाता मिला, बच्चे के कपड़े शूटर वगैरह मिले, जिसका आगे चलकर कुछ हुआ नहीं। कोई ऐसी खास बात नहीं पता चली। अब इन्वेस्टिगेटर की टीम इस कपड़े बनाने वाले योरकी का पता लगाने के लिए सीधा फ्लाइट पकड़कर माल्टा पहुंच गए। यहां पर उन्हें एक अहम सुराग मिला। कंपनी से पूछताछ करने पर उन्हें बताया गया कि आप हमारे मैन आउटलेट पर जाकर पूछिए, वहां पर हम सारा रिकॉर्ड रखते हैं। सारे सामान को भी वहीं से बेचा जाता है। यह आउटलेट था मेरी हाउस, जिसे टोनी नाम के एक शख्स रन करते थे। टोनी ने बताया कि एक व्यक्ति मुझे अच्छी तरह से याद है, क्योंकि वह कभी अरबी, कभी इंग्लिश, कभी मेटालिश भाषा में बोल रहा था, जबकि उसके बोलने के तरीके से यह लग रहा था कि वह एक लिबियन व्यक्ति है। उन्होंने यहां पर एक पुराना जैकेट खरीदा जिसे टोनी 5 सालों से पहन रहा था। कोई किसी का पहना हुआ पुराना जैकेट क्यों खरीदेगा? बात यहीं पर खत्म नहीं हुआ। उसने बच्चों के बहुत सारे कपड़े खरीदे। हैरानी की बात तो यह थी कि उन सारे बच्चों के कपड़े की साइज अलग अलग थी। मुझे तो थोड़ा वह मेंटल आदमी लग रहा था। क्लीन सेव और 6 फुट हाइट थी उसकी। सामान लेकर जा ही रहा था कि तेज बारिश होने लगी। तो मैंने उससे कहा, भाई इतना सामान तो खरीद ही चुके हो, एक छाता भी ले लो। इसके बाद उसने एक छाता लिया और यहां से चला गया। इन्वेस्टिगेटर टीम ने टोनी को वह छाता और वह कपड़ा भी दिखाया जो प्लेन के मलबे में मिला था। टोनी फोटो देखते ही वह कपड़ा और छाता पहचान लेता है और बोलता है उस आदमी ने ही यह कपड़े और छाते लिए थे। इवन उस दौर के दुकानों में सीसीटीवी कैमरे भी नहीं होते थे। यही वजह है कि उसे पहचानना बहुत मुश्किल हो गया। लेकिन एक बात तो साफ हो चुकी थी कि यह सब कुछ प्लेन के हादसे से ही जुड़ा है। टोनी के द्वारा बताए गए उस इंसान के होलिया के अनुसार एक आर्टिस्ट के द्वारा स्केच भी बनवाया गया, लेकिन एक स्केच में इतनी एक्यूरेसी नहीं होती कि किसी पार्टिकुलर बंदे को पहचाना जा सके। उधर दूसरी तरफ एफबीआई एक्सपर्ट ने इस केस को और भी सिंपल कर दिया। उन्होंने उस सर्किट बोर्ड को आइडेंटिफाई कर लिया, जो कि रेडियो बनाने वाली कंपनी ने कहा था कि ये हमारा नहीं है, ये एक टाइमर सर्किट था। इससे एक बात साफ हो गई कि जो प्लेन में बम फटा वो एक टाइम बॉम्ब था। जिसने भी या बम प्लेन के अंदर रखवाया हो सकता है कि वह जिंदा हो। इसलिए सारे मरे हुए पैसेंजर का जब रिकॉर्ड निकाला गया तब किसी का भी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं मिला। दोस्तों, उस वक्त एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी सिस्टम इतनी मजबूत नहीं थी। यही वजह है कि वह किसी तरह से अपने सूटकेस को प्लेन तक ले जाने में सक्सेस हो गया। अब यह सूटकेस ले जाने वाला कौन था, यही पता लगाना था।